हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री विद सपना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने मध्यकालीन के फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि हम मध्यकालीन भारत को किन किन स्रोतों से जान सकते हैं। हमने इतिहासकार व उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा। अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं गजनवी तथा गौर राजवंश से। ठीक है, जब मध्यकालीन में भारत में हम मध्यकालीन की शुरुआत मानते हैं। ठीक है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। ठीक है, तभी से मध्यकालीन का हम इतिहास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? गजनवी तथा गौर राजवंश में। तो पहले किसने शासक किया? पहला कौन सा शासक था जिसने आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी था। ठीक है, महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। ओके, फिर है महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन की लूट थी। मतलब महमूद गजनवी ने अगर भारत में आक्रमण किया तो खाली धन के उद्देश्य से किया। उसने ये नहीं सोचा कि हाँ ये राज्य मेरे राज्य में शामिल हो जाए। ठीक है, उसने राज्य विस्तार के लिए बिल्कुल भी आक्रमण नहीं किया। उसके आक्रमण का मेन उद्देश्य केवल धन की लूट था। ठीक है, 1000 से 1027 ईस्वी के बीच इसने 17 बार आक्रमण किए। 16वां आक्रमण सोमनाथ पर किया 1025 से 26 ईस्वी के बीच में। ठीक है, इस समय यहाँ का शासक कौन था? भीमदेव। इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण करने के टाइम पर वहाँ का शासक कौन था? तो हमें पता होना चाहिए भीमदेव था। ठीक है, फारसी भाषा की नींव रखने वाला फिरदौसी था। ठीक है, फारसी भाषा की नींव रखने वाला कौन था? फिरदौसी था। ठीक है, जिसने अपनी रचना शाहनामा में इसका श्री गणेश किया था। ठीक है, फिरदौसी किसके टाइम पीरियड का था? तो महमूद गजनवी के टाइम पीरियड का था। ठीक है, फिरदौसी भारत नहीं आया, फिर भी इसने शाहनामा में भारत का वर्णन किया है। फिर है मोहम्मद गौरी। ठीक, मोहम्मद गौरी का जो भारत पर आक्रमण करने का कारण क्या था? गौरी ने साम्राज्य विस्तार के लिए उत्तर भारत का क्षेत्र चुना और दूसरा कारण था पंजाब पर अधिकार करना। ठीक है, मतलब मेन मकसद क्या था? अपने राज्य का विस्तार करना। और गजनवी ने किस लिए आक्रमण किया था? धन की लूट कर। तो इन दोनों के आक्रमण में यही फ़र्क है कि इसने जो आक्रमण किया ये राज्य के विस्तार के लिए किया और उसने जो किया वो धन की लूट के लिए किया। 1091 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। ठीक है, कब हुआ तराइन का प्रथम युद्ध? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1091 में। कहाँ? भटिंडा के निकट, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। पृथ्वीराज चौहान। फिर है 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और मोहम्मद गौरी की विजय हुई। ठीक है, पहले उसने आक्रमण किया तो स्वयं हार गया, लेकिन दूसरे युद्ध में उसने अच्छी तैयारी करी ताकि वो इस युद्ध को जीत जाए और अपनी इस कूटनीति से वो अपने युद्ध को जीत भी गया। ठीक है, गौरी ने हिंदू देवी की आकृति वाले सिक्के चलाए। वो स्वयं मुसलमान था लेकिन उसने क्या किया? हिंदू देवी की आकृति वाले सिक्के चलाए। इसने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी, नंदा आदि के चित्र अंकित किए जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम अंकित था। ऐसा पूछ सकते हैं कि मोहम्मद बिन साम किसके सिक्कों पर अंकित था? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर।
इसने 56 ग्रेन का दिल्ली वाला नामक सिक्का चलाया था। अब यहीं पे हमारे गौरी और गजनबी राजवंश का समाप्ति होती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बाद, ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे मुग़लों का जो टाइम पीरियड होता है, मुग़लों की जो शासन व्यवस्था होती है वो दिल्ली सल्तनत से ही स्टार्ट हो जाती है। सॉरी मतलब, ठीक है, अफ़गान आए थे, तुर्क आए थे, इसके बाद धीरे धीरे मुग़ल आए। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के बाद कौन आएगा? मुग़ल आएंगे। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला शासक था गुलाम वंश। इनका टाइम पीरियड 1206 से 1290। फिर आए हैं खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश 1414 से 1450 ईस्वी तक। और लोधी वंश 1450 से 1226 ईस्वी तक। फ्रेंड्स, आप लोगों को इनका टाइम पीरियड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। टाइम पीरियड इसे दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, एक बार रट लो मेरे साथ। 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1450 और 1450 से 1526 ईस्वी। ठीक है, ये तो है इनके शासन करने का क्रम कि इन्होंने किस किस क्रम में शासन किया। अब किसने कितना ज़्यादा शासन किया है, किस वंश ने, हम ये देखते हैं इसका आरोही क्रम। ठीक है, तो क्या है? तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 94 वर्ष, गुलाम वंश ने 84, लोधी वंश ने 76, सैयद वंश ने 36 और खिलजी वंश ने 30 वर्ष शासन किया। यानी कि सबसे कम शासन किया तो खिलजी राजवंश ने और सबसे ज़्यादा शासन किया तो तुगलक वंश ने। ठीक है, सबसे ज़्यादा शासन किसने किया? तुगलक वंश ने। और सबसे कम शासक खिलजी वंश। देखो ये जो है ये इसी के अकॉर्डिंग है, बस क्या है, ठीक है, गुलाम और तुगलक का बीच में खिलजी जो है, खिलजी नीचे आ गए हैं। ठीक है, सैयद लोधी अपनी जगह पर हैं। ठीक, खिलजी नीचे आ गए हैं और तुगलक और गुलाम को खाली ऊपर नीचे कर दिया गया। यानी कि जो तुगलक वंश था वो सबसे ज़्यादा और खिलजी वंश जो है सबसे कम शासन किया है। ठीक है, अब आता है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो थे ये गुलाम वंश के थे। ठीक है, गुलाम वंश के थे। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का गुट अर्थात तुर्कान चहलगानी का गठन किया था। फिर है एकता व्यवस्था। भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत, सुव्यवस्थित ढंग से शुरुआत करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। एकता होता क्या है? एकता होता है भूमि का एक क्षेत्र होता है। एकता क्या होता है? एकता यानी कि भूमि का एक क्षेत्र। ठीक है, एकता क्या होता है? भूमि का एक क्षेत्र। इसके इल्तुतमिश के शासन काल में 1211 से 1236 इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है। इसमें मुल्तान से लखनौती के बीच संपूर्ण सल्तनत बड़े तथा छोटे राज्यों में विभाजित हो गया, जिसे एकता कहा गया। ठीक है, इसके शासनकाल में न्याय चाहने वाले को लाल वस्त्र धारण करना पड़ता था। ठीक है, जिसे न्याय चाहिए वो क्या करते थे? वो लाल वस्त्र धारण करके इनके दरबार में हाजिर होते थे। यह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। शुद्ध अरबी के सबसे पहले सिक्के किसने चलाए? तो इल्तुतमिश ने। इसी ने टकों पर टकसाल का नाम लिखने की प्रथा भी चलाई।
मतलब जिस पे सिक्कों पर किस टकसाल में छपे हैं उसका नाम। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का प्रचलित किया था। इल्तुतमिश ने पहला सिक्का किसका प्रचलित किया था? चांदी का। इसके बाद ये राइटर हैं मिनहाज उस सिराज की रचना तबकात नासरी नसरुद्दीन महमूद को ही समर्पित है। नसरुद्दीन के काल में ही सिराज मुख्य काजी के पद पर था। ठीक है फ्रेंड्स, ये वही इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जो भी एग्ज़ाम में आ सकती हैं और मैंने वो आपको प्रोवाइड किया है। ओके, फिर गुलाम वंश में फिर बलबन आते हैं। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। ठीक है, राजत्व सिद्धांत की स्थापना किसने की? तो बलबन ने की थी। बलबन ने ही तुर्कान चहलगानी का दमन किया। इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का सदा जो गुट बनाया था उसे बलबन ने ख़त्म किया था। ठीक है, बलबन भी इल्तुतमिश के ही टाइम पीरियड में उनका दास था, लेकिन आगे चल के उसने अपनी कूटनीति से, ठीक है, उसने शासन को पद को हथिया लिया और हथियाने के बाद उसे पता था कि हाँ, जो उसने तुर्कान चहलगानी का जो गुट बनाया है वही गुट आगे चल के उसे नुकसान दे सकता है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने क्या करना सोचा? उसने पहले सोचा कि अगर मुझे आगे कोई काम करना है तो मैं इस गुट को ही ख़त्म कर दूँ। तो इसी की वजह से उसने पहले इस गुट को ही समाप्त किया था। फिर सर्वप्रथम बलबन ने सदैव तत्पर सेना रखने की शुरुआत की, जिसे हम आज के टाइम पर रैपिड फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो रैपिड फोर्स की सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने की थी। इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। गुप्तचर अधिकारी को बरीद और गुप्तचर विभाग को बरीद ममालिक कहा जाता था। बलबन पहला शासक था जिसने दिल्ली में किले बनवाने पर ध्यान दिया। इसने सिजदा तथा पेबोस नामक ईरानी प्रथा का प्रारंभ किया। सिजदा पेबोस क्या था कि राजा के पैरों को छूकर या झुककर चूमकर, ठीक है, उनकी इज्जत करना। आने के बाद जैसे कि हम लोग जैसे नॉर्मल क्या होता है, नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं। तो सिजदा पेबोस क्या थे? ईरानी प्रथा थी जिसे बलबन ने अपने दरबार में लागू करवाया ताकि राजा का जो प्रभाव है वो बना रहे, बरकरार रहे। लोग उसके सामने मतलब आँख उठाकर या कंधा उठाकर बात ना कर पाएँ, पहले आने के बाद झुक जाएं। इसने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। इसके बाद फिर गुलाम वंश के बाद तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और फिर लोधी वंश। फिर दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा और फिर गुलाम वंश की शुरुआत होगी। तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री विद सपना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने मध्यकालीन के फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि हम मध्यकालीन भारत को किन किन स्रोतों से जान सकते हैं। हमने इतिहासकार व उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा। अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं गजनवी तथा गौर राजवंश से। ठीक है, जब मध्यकालीन में भारत में हम मध्यकालीन की शुरुआत मानते हैं। ठीक है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। ठीक है, तभी से मध्यकालीन का
हम इतिहास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? गजनवी तथा गौर राजवंश में। तो पहले किसने शासक किया? पहला कौन सा शासक था जिसने आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी था। ठीक है, महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। ओके, फिर है महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन की लूट थी। मतलब महमूद गजनवी ने अगर भारत में आक्रमण किया तो खाली धन के उद्देश्य से किया। उसने ये नहीं सोचा कि हाँ ये राज्य मेरे राज्य में शामिल हो जाए। ठीक है, उसने राज्य विस्तार के लिए बिल्कुल भी आक्रमण नहीं किए। उसके आक्रमण का मेन उद्देश्य केवल धन की लूट था। ठीक है, 1000 से 1027 ईस्वी के बीच इसने 17 बार आक्रमण किए। 16वां आक्रमण सोमनाथ पर किया 1025 से 26 ईस्वी के बीच में। ठीक है, इस समय यहाँ का शासक कौन था? भीमदेव। इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण करने के टाइम पर वहाँ का शासक कौन था? तो हमें पता होना चाहिए भीमदेव था। ठीक है, फारसी भाषा की नींव रखने वाला फिरदौसी था। ठीक है, फारसी भाषा की नींव रखने वाला कौन था? फिरदौसी था। ठीक है, जिसने अपनी रचना शाहनामा में इसका श्री गणेश किया था। ठीक है, फिरदौसी किसके टाइम पीरियड का था? तो महमूद गजनवी के टाइम पीरियड का था। ठीक है, फिरदौसी भारत नहीं आया, फिर भी इसने शाहनामा में भारत का वर्णन किया है। फिर है मोहम्मद गौरी। ठीक, मोहम्मद गौरी का जो भारत पर आक्रमण करने का कारण क्या था? गौरी ने साम्राज्य विस्तार के लिए उत्तर भारत का क्षेत्र चुना और दूसरा कारण था पंजाब पर अधिकार करना। ठीक है, मतलब मेन मकसद क्या था? अपने राज्य का विस्तार करना। और गजनवी ने किस लिए आक्रमण किया था? धन की लूट कर। तो इन दोनों के आक्रमण में यही फ़र्क है कि इसने जो आक्रमण किया ये राज्य के विस्तार के लिए किया और उसने जो किया वो धन की लूट के लिए किया। 1091 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। ठीक है, कब हुआ तराइन का प्रथम युद्ध? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1091 में। कहाँ? भटिंडा के निकट, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। पृथ्वीराज चौहान। फिर है 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और मोहम्मद गौरी की विजय हुई। ठीक है, पहले उसने आक्रमण किया तो स्वयं हार गया, लेकिन दूसरे युद्ध में उसने अच्छी तैयारी करी ताकि वो इस युद्ध को जीत जाए और अपनी इस कूटनीति से वो अपने युद्ध को जीत भी गया। ठीक है, गौरी ने हिंदू देवी की आकृति वाले सिक्के चलाए। वो स्वयं मुसलमान था लेकिन उसने क्या किया? हिंदू देवी की आकृति वाले सिक्के चलाए। इसने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी, नंदा आदि के चित्र अंकित किए जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम अंकित था। ऐसा पूछ सकते हैं कि मोहम्मद बिन साम किसके सिक्कों पर अंकित था? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। इसने 56 ग्रेन का दिल्ली वाला नामक सिक्का चलाया था। अब यहीं पे हमारे गौरी और गजनवी राजवंश का समाप्ति होती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बाद, ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे मुग़लों का जो टाइम पीरियड होता है, मुग़लों की जो शासन व्यवस्था होती है वो दिल्ली सल्तनत से ही स्टार्ट हो जाती है। सॉरी मतलब, ठीक है, अफ़गान आए थे, तुर्क आए थे। इसके बाद
धीरे धीरे मुग़ल आए, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के बाद कौन आएगा? मुग़ल आएंगे। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला शासक था गुलाम वंश। इनका टाइम पीरियड 1206 से 1290। फिर आए हैं खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश 1414 से 1450 ईस्वी तक। और लोधी वंश 1450 से 1226 ईस्वी तक। फ्रेंड्स, आप लोगों को इनका टाइम पीरियड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। टाइम पीरियड इसे दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। एक बार रट लो मेरे साथ, 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1450 और 1450 से 1526 ईस्वी, ठीक है। ये तो है इनके शासन करने का क्रम कि इन्होंने किस किस क्रम में शासन किया। अब किसने कितना ज़्यादा शासन किया है, किस वंश ने, हम ये देखते हैं इसका आरोही क्रम, ठीक है। तो क्या है? तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 94 वर्ष, गुलाम वंश ने 84, लोधी वंश ने 76, सैयद वंश ने 36 और खिलजी वंश ने 30 वर्ष शासन किया। यानी कि सबसे कम शासन किया तो खिलजी राजवंश ने और सबसे ज़्यादा शासन किया तो तुगलक वंश ने, ठीक है। सबसे ज़्यादा शासन किसने किया? तुगलक वंश ने। और सबसे कम शासक खिलजी वंश। देखो ये जो है ये इसी के अकॉर्डिंग है, बस क्या है, ठीक है। गुलाम और तुगलक का बीच में खिलजी जो है, खिलजी नीचे आ गए हैं, ठीक है। सैयद लोधी अपनी जगह पर हैं, ठीक। खिलजी नीचे आ गए हैं और तुगलक और गुलाम को खाली ऊपर नीचे कर दिया गया। यानी कि जो तुगलक वंश था वो सबसे ज़्यादा और खिलजी वंश जो है सबसे कम शासन किया है, ठीक है। अब आता है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो थे ये गुलाम वंश के थे, ठीक है। गुलाम वंश के थे। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का गुट अर्थात तुर्कान चहलगानी का गठन किया था। फिर है एकता व्यवस्था। भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत, सुव्यवस्थित ढंग से शुरुआत करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। एकता होता क्या है? एकता होता है भूमि का एक क्षेत्र होता है। एकता क्या होता है? एकता यानी कि भूमि का एक क्षेत्र, ठीक है। एकता क्या होता है? भूमि का एक क्षेत्र। इसके इल्तुतमिश के शासन काल में 1211 से 1236 इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है। इसमें मुल्तान से लखनौती के बीच संपूर्ण सल्तनत बड़े तथा छोटे राज्यों में विभाजित हो गया, जिसे एकता कहा गया, ठीक है। इसके शासनकाल में न्याय चाहने वाले को लाल वस्त्र धारण करना पड़ता था, ठीक है। जिसे न्याय चाहिए वो क्या करते थे? वो लाल वस्त्र धारण करके इनके दरबार में हाजिर होते थे। यह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। शुद्ध अरबी के सबसे पहले सिक्के किसने चलाए? तो इल्तुतमिश ने। इसी ने टकों पर टकसाल का नाम लिखने की प्रथा भी चलाई। मतलब जिस पे सिक्कों पर किस टकसाल में छपे हैं उसका नाम। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का प्रचलित किया था। इल्तुतमिश ने पहला सिक्का किसका प्रचलित किया था? चांदी का। इसके बाद ये राइटर हैं मिनहाज उस सिराज की रचना तबकात नासिरी नसरुद्दीन महमूद
को ही समर्पित है। नसरुद्दीन के काल में ही सिराज मुख्य काजी के पद पर था। ठीक है फ्रेंड्स, ये वही इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जो भी एग्ज़ाम में आ सकती हैं और मैंने वो आपको प्रोवाइड किया है। ओके, फिर गुलाम वंश में फिर बलबन आते हैं। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। ठीक है, राजत्व सिद्धांत की स्थापना किसने की? तो बलबन ने की थी। बलबन ने ही तुर्कान चहलगानी का दमन किया। इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का सदा जो गुट बनाया था उसे बलबन ने ख़त्म किया था। ठीक है, बलबन भी इल्तुतमिश के ही टाइम पीरियड में उनका दास था, लेकिन आगे चल के उसने अपनी कूटनीति से, ठीक है, उसने शासन को पद को हथिया लिया और हथियाने के बाद उसे पता था कि हाँ, जो उसने तुर्कान चहलगानी का जो गुट बनाया है वही गुट आगे चल के उसे नुकसान दे सकता है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने क्या करना सोचा, उसने पहले सोचा कि अगर मुझे आगे कोई काम करना है तो मैं इस गुट को ही ख़त्म कर दूँ। तो इसी की वजह से उसने पहले इस गुट को ही समाप्त किया था। फिर सर्वप्रथम बलबन ने सदैव तत्पर सेना रखने की शुरुआत की, जिसे हम आज के टाइम पर रैपिड फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो रैपिड फोर्स की सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने की थी। इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। गुप्तचर अधिकारी को बरीद और गुप्तचर विभाग को बरीद ममालिक कहा जाता था। बलबन पहला शासक था जिसने दिल्ली में किले बनवाने पर ध्यान दिया। इसने सिजदा तथा पेबोस नामक ईरानी प्रथा का प्रारंभ किया। सिजदा पेबोस क्या था कि राजा के पैरों को छूकर या झुककर चूमकर, ठीक है, उनकी इज्जत करना। आने के बाद जैसे कि हम लोग जैसे नॉर्मल क्या होता है, नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं। तो सिजदा पेबोस क्या थे, ईरानी प्रथा थी जिसे बलबन ने अपने दरबार में लागू करवाया ताकि राजा का जो प्रभाव है वो बना रहे, बरकरार रहे। लोग उसके सामने मतलब आँख उठाकर या कंधा उठाकर बात ना कर पाए, पहले आने के बाद झुक जाएं। इसने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। इसके बाद फिर गुलाम वंश के बाद तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और फिर लोधी वंश। फिर दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा और फिर गुलाम वंश की शुरुआत होगी। तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।